दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले देश को बेचने का काम कर रही मोदी सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही, जी हां, उनके 2 बंगलों की सफाई, जिन बंगलों पर काफी दिनों से धूल जमी हुई थी, बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी कैबिनेट मंत्री के सामने नतमस्तक हुआ दरोगा, बोले दयाशंकर से बोला आपको बहुत बहुत बधाई कैबिनेट मंत्री बनने की। अब आप सोचिए, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया और बीजेपी की चापलूसी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले मेरे पिता भी प्रधानमंत्री थे लेकिन वो ऐसे नहीं थे, वो गांव गांव जाकर लोगों की उनसे वो पूछा करते थे कि क्या मुश्किलें हैं, क्या परेशानियां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रूस के खिलाफ एक चैनल ने दोस्तों वो कर दिखाया जो हमारी गोदी मीडिया में मोदी सरकार के खिलाफ करने का दम नहीं है, सबने एक साथ अपना इस्तीफा दे दिया, बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करती है, देश में धर्म के नाम की राजनीति करती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत और के चंद्रशेखर की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में घमासान शुरू, बोले मोदी को हटाने के लिए बनाई जा रही है रणनीति, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, आपको बता दें किसानों की मौतों को याद दिलाते हुए कहा अखिलेश ने कि इस सरकार को माफ नहीं करेगी जनता, इसने किसानों को कुचलने का काम किया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी के बागी तेवर, बोले फिलहाल बीजेपी में ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे क्या कुछ बोला है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव की जीत से पहले ही लहराया परचम, अखिलेश के दोनों बगलों की होने लगी है सफाई। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल हमारी सत्ता आने वाली है, जी हां, और ये इशारा हवाएं भी कर रही हैं। अखिलेश ने कहा कि सत्ता में आते से ही सबसे पहले उन सत्ताधारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने जनता का पैसा खाया है। अखिलेश यादव के दोस्तों इन दोनों बंगलों की सफाई का एक और मतलब भी है, आप समझिए। ये 2 बंगलों की जो सफाई की गई है दोस्तों, ये बंगले काफी लंबे समय, यानी कि ये समझकर चलिए कि 2017 से बन पड़े हैं। आपको बता दें अखिलेश यादव से ये दोनों बंगले जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने का आदेश कर दिया था। एक में मुलायम सिंह यादव रहा करते थे, दूसरे में खुद अखिलेश यादव रहा करते थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने उनसे योगी से बात करने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं हो पाई और इतने में अखिलेश यादव के ऊपर योगी ने इस बंगले को लेकर कई आरोप लगाए थे, टोटी चोर तक उन्हें कह दिया था, जैसे कि आजम खान के ऊपर लगे छोटे मोटे आरोप, मुर्गी चोरी, अंगूठी चोरी, पता नहीं क्या क्या घटिया इल्जाम लगा है, वैसे ही अखिलेश के ऊपर टोटी चोरी का इल्जाम लगा था। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें ये बंगले बंद पड़े थे, लेकिन अचानक से कल इन बंगलों की सफाई होने लगी। अब दोस्तों सियासी गलियारों में यह हवाएं तेज चलने लगी हैं कि अखिलेश यादव के सत्ता में आने से पहले ही इन बंगलों की सफाई की जा रही है। आखिरकार क्या अखिलेश यादव सत्ता में आ गए हैं? क्या अधिकारियों ने भी ये पहले से कबूल कर लिया, मान लिया है कि अखिलेश यादव अब संभालने वाले हैं उत्तर प्रदेश का भार? आपको बताता चलूं दोस्तों, ये मामला काफी लंबा समय से था, लेकिन जिस तरीके से अधिकारी नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहा है, ये साफ है कि अखिलेश यादव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। मैं आपको बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे लेकिन वो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं थे जो बस प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाएं और जनता की मुश्किलें ही ना सुने। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे पापा जो थे फादर, वो जो है अमेठी से, राजीव गांधी अमेठी से सांसद थे और वो वहां पर जाया करते थे, वो जीप लेकर गांव गांव निकला करते थे और लोगों से उनकी परेशानियां पूछते थे। लोग उन्हें देखकर उनके घर में बुला लिया करते थे, उनको खाना वगैरह खिलाया करते थे, चाय पिलाया करते थे और उनको अपनी परेशानी सुनाया करते थे कि इधर खंबा तो लग गया है लेकिन आप बिजली कब दोगे, इधर स्कूल तो है लेकिन पढ़ाने वाला अध्यापक कब आएगा। और ऐसी शिकायत दोस्तों वो सुनते थे राजीव गांधी।
राजीव गांधी हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन दोस्तों ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि इस देश ने कई पीएम को देखा। ऐसे ऐसे पीएम आए दोस्तों दिग्गज, जिन्होंने जनता की सुनी भी और जनता से दोस्तों गालियां भी खाई। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नरेंद्र मोदी तो आज विपक्ष से ही सुनने में उनके कान से खून बहने लगता है। वो कार्रवाइयां करने लगते हैं, एफआईआर दर्ज करवाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, नेहरू जी जो कि इस देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, उनको भी दोस्तों एक महिला ने यह कहकर चाटा मार दिया था कि आपने देश के लिए कुछ नहीं किया। जब उस महिला ने नेहरू जी के ऊपर हाथ उठाया तो आपको पता है नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने कहा था कि अब मुझे लगता है कि अब लोग जो है बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, देश आजाद हो चुका है। यानी कि दोस्तों उस महिला की हिम्मत देखिए कि एक देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के ऊपर हाथ उठा दिया। तब नेहरू जी ने पलटकर उस महिला को मारा नहीं, ये नहीं कहा, कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि अब मुझे भरोसा हो गया कि देश आजाद हो गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए डिजास्टर साबित होंगे, राहुल गांधी का बड़ा हमला। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को काफी करीब से जान लिया है, या फिर यह समझकर चलिए कि प्रधानमंत्री की हर एक छोटी से छोटी गलती को भी राहुल गांधी पकड़ लेते हैं। और राहुल गांधी अब एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो कि लोगों को उनके हिसाब से जज कर लेते कि ये इंसान जिस तरीके का काम कर रहा है, ये आगे चलकर ये गलती जरूर करेगा, और वो होता भी है। अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। जो प्रधानमंत्री 2014 से पहले विकास और रोजगार की बात करता था, आज वो प्रधानमंत्री मंदिर मस्जिद की बातें कर रहा है। आज वो प्रधानमंत्री जय श्री राम के नारे लगवा रहा है। तो क्या यही है हमारी राजनीति? क्या इसी दिन के लिए लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था? जो अंधभक्त दोस्तों 2014 से पहले ये कह रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, पेट्रोल 35 रुपए लीटर बेचेंगे, 15 लाख रुपए डालेंगे। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, उन अंधभक्तों ने अपनी पोटली बांधकर उस खेमे से निकलने की पूरी जो है यहां पर वो कर लिए कोशिश। क्योंकि ये लोग वही हैं दोस्तों जो लोग नरेंद्र मोदी को सर पर बिठाकर चलते थे। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कमर्शियल गैस का दाम 100 रुपए से ऊपर बढ़ा दिया गया है। दूध के दाम अभी हाल ही में बढ़ाए गए हैं। जाहिर सी बात है, जो जनता आम चीजों का यूज कर रही है, उन चीजों का बिगाड़ा करने में लगी है सरकार। मैं आपको ये बात यकीनन बता सकता हूं दोस्तों कि आने वाला समय इससे भी खतरनाक होगा 2024 तक, क्योंकि 2024 तक तो मोदी सरकार है और अभी 2024 में लगभग 2 साल मानकर चलिए। और 2 साल में प्रधानमंत्री महंगाई को कहां लेकर जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आप देखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ ड्रामा चल रहा है। जैसे ही अभी 5 राज्यों के रिजल्ट सामने आएंगे, उसके बाद बीजेपी बौखलाएगी और उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएगी। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि हम अगर महंगाई बढ़ी या फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो हम सड़कों पर उतरेंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं हम एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपका था भारतीयों की जिम्मेदारी किसकी? सिर्फ 13,700 भारतीयों को निकालकर क्या भारत सरकार ने बहुत बड़ा तीर मार दिया? आज जो लोग भारत के वहां पर फंसे हुए हैं, रूस वहां पर यूक्रेन में, उसका जिम्मेदार कौन है? पूर्व आईपीएस ने मोदी सरकार की सारी हेकड़ी निकाल दी दोस्तों, और एक एक कर इन्होंने सब कुछ बता दिया कि आखिरकार किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसने किस तरीके से देश को डुबाने का काम किया। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त हमारे देश के जो छात्र हैं वहां पर 15,000 से भी ज्यादा छात्र जो है अभी भी फंसे हुए हैं, और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है यूक्रेन में। अब दोस्तों कल लाइव डिबेट चल रही थी जिसमें आपको बता दें पूर्व मेजर जनरल, जी हाँ, विशंभर दयाल ने मोदी सरकार की हेकड़ी निकाल दी। विशंभर दयाल ने कहा कि मोदी सरकार ने सबसे पहले एक विमान भेजा, उस विमान में लगभग दोस्तों थोड़े से बच्चों को लाया गया, 4 से 5,000 या 3,000 बच्चों को। उसके बाद मोदी सरकार ने विमानों को बंद कर दिया, मतलब वहां से यूक्रेन कोई भेजा ही नहीं गया। हालात ये होगा दोस्तों कि एक बच्चे की वहां पर जान चली गई जो कि कर्नाटक का रहने वाला था, 22 साल का था।
और दूसरे व्यक्ति एक और घायल हो गया, इंडिया का स्टूडेंट, उसको गोली लगी है। सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जिस दिन एक विमान भेजा गया दोस्तों, उस दिन ज्यादा विमान भेजना चाहिए थे और इन ज्यादा विमानों को भेजकर अपने छात्रों को लाना चाहिए था। लेकिन सरकार क्या कर रही है दोस्तों, एक एक विमान भेज रही है, उसमें कुछ कुछ बच्चों को लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमारा भारत भी किसी से कम नहीं है और वहां से बच्चों को निकालने के लिए जान की बाजी लगा देना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, यह मेरा कहना नहीं है दोस्तों, यह पूर्व मेजर जनरल विशंभर दयाल का कहना है। विशंभर दयाल साहब पूर्व जनरल है और ये खुद भी फौज में थे। अब इन्होंने जो बात कही है वो सोचने लायक है। विशंभर दयाल साहब ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करती है, उसे लगता है कि वो जो सोच रही है वही सही है। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर हम अपने दिमाग में एक चीज को सोचकर बैठ जाते कि हमें यही करना है, हम ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो इंसान उन्हीं चीजों पर रहता है। और आज जो सरकार कर रही है वो आपके सामने है। सरकार चाहे तो उन बच्चों को जल्द से जल्द ला सकती है, लेकिन दोस्तों सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। अब भाई अगर आप अपने ऊपर रिस्क नहीं लोगे तो जाहिर सी बात है कि जो लोग वहां पर हैं उन स्टूडेंट की जान का कोई भरोसा नहीं है। आज है दोस्तों, कल नहीं है। आप समझिए, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन दोस्तों इस वक्त जान खतरे में है उन स्टूडेंट की। और ये बात पूर्व जनरल जो है यहाँ पर विशंभर दयाल ने जमकर समझा दी है। और जो ये है, इन्होंने कहीं ना कहीं एक सच्ची बात कही है जो कि शायद बीजेपी को हजम ना हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, पुलिस वाला दरोगा हुआ दोस्तों नत्र मस्तक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, थाना अध्यक्ष आर.के. सिंह ने दोस्तों दयाशंकर के आगे जोड़े हाथ। दयाशंकर कौन है दोस्तों, बीजेपी का नेता जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। इसकी पत्नी दोस्तों, इनकी पत्नी जो है, इन्होंने अभी दयाशंकर पर एक आरोप लगाया था कि इनके पति उनको मारते हैं और दोनों ही पति पत्नी के बीच इस टिकट को लेकर वॉर छिड़ी हुई थी, जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन इस टिकट पर अब पत्नी की जगह पति लड़ रहा है, दयाशंकर। दयाशंकर के सामने दोस्तों जो थाना अध्यक्ष है आर.के. सिंह, वो नतमस्तक होता हुआ दिखाई दिया। और जो सोचिए, रिजल्ट से पहले ही कहने लगा कि मैं आपका जो यहाँ पर थाना अध्यक्ष हूं आर.के. सिंह और मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, पहली बार जो यहाँ पर आपके साथ उस पर चल रहा हूं दोस्तों, यानी कि दौरे पर चल रहा हूं। और जो है यहाँ पर दयाशंकर भी हंसकर उनका अभिनंदन करते हैं, यानी कि दोस्तों अभी से कैबिनेट मंत्री बनने की जो है यहाँ पर शुभकामनाएं दे दी। समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि क्या भाजपा के नेताओं को ये पहले से पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। क्योंकि दोस्तों ये पहला बयान नहीं है, ये पहला अध्यक्ष दरोगा नहीं है जिसने दयाशंकर को बधाई दे दी कैबिनेट मंत्री बनने की। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, बीजेपी का नेता अभी कल ही की बात है एक विवादित बयान दिया है। उसमें बीजेपी का नेता कहते हुए नजर आ रहा है कि सपा को भले ही हमसे ज्यादा सीटें मिल जाएं लेकिन जीतेंगे तो हम ही। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि सपा को मतलब बहुमत मिल गया, उसके बाद जीतेंगे तो बेईमानी से हम ही। ये किसका कहना है, ये बीजेपी नेता का कहना है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग क्या सोता रहता है, या फिर चुनाव आयोग को सिर्फ तभी अपने पद की और गरिमा की याद आती है जब विपक्ष का मामला होता है। आप देखिए कि बीजेपी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में जाकर उल्टे सीधे बयान दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ममता बनर्जी के मुंह से एक बात निकल गई थी तो ममता बनर्जी को दोस्तों एक दिन के लिए बैन कर दिया गया था। जबकि दोस्तों ये सब जानते थे कि महज एक लौती करता धरता ममता बनर्जी है और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था। बेसिकली देखा जाए तो एक अकेली स्टार प्रचारक जो थी वो ममता बनर्जी ही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की चुनाव आयोग ने, बट ममता बनर्जी के ऊपर कर ली थी। तो यही है दोस्तों, चुनाव आयोग बीजेपी के वक्त तो सोता रहता है और जब बीजेपी के अलावा विपक्ष की बारी आती है तो चुनाव आयोग फौरन जाग जाता है 100 साल बाद नींद से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो किसान, मजदूर, महिलाओं को सुरक्षा देगी। अखिलेश ने कहा कि पिछले 5 साल में जो योगी सरकार ने नहीं किया वो सपा की सरकार कर कर बताएगी। अखिलेश ने कहा कि हमने पहले भी जनता के लिए काम किया, हमने पहले भी विकास का काम किया, लेकिन बीजेपी वालों ने हमारे फीते काट काट कर हमारा जो काम था उसका श्रेय खुद ले लिया।
लेकिन अखिलेश ने कहा कि श्रेय लेने से बात नहीं बनने वाली, जिसका काम है उसी को मिलेगा। अखिलेश ने कहा कि अब जो सरकार बनेगी सपा की, इसमें महिला, गरीब, मजदूर और किसानों के बारे में सबसे पहले सोचा जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, काउंटडाउन शुरू। कल दोस्तों आपको बता दें आखिरी 7वें चरण का चुनाव है 7 तारीख के दिन, और उसके बाद 10 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएगा कि आखिरकार 5 राज्यों में किन किन की सरकार बनने वाली है। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, इन 5 राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी को झटका लग सकता है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश तो है ही है, लेकिन पंजाब में बीजेपी की सरकार आने से रही, मणिपुर में बीजेपी के खिलाफ पहले से ही बगावत छिड़ी हुई है, उत्तराखंड बीजेपी के हाथ से निकलता चला जा रहा है, गोवा का कल्चर दोस्तों बीजेपी ने किस तरीके से सत्यानाश किया ये आपको पता ही। तो 5 राज्यों में से दोस्तों अगर बीजेपी के हाथ में एक भी राज्य नहीं आया तो यकीन मानिए कि बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील जो है वो 2024 में राहुल गांधी ठोकने का काम करेंगे, क्योंकि 2024 में दोस्तों सत्ता बदल चुकी होगी। और कहते हैं कि जब दंगल का शेर बदल जाता है दोस्तों तो नियम और कायदे भी बदल जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सत्ता में, इसीलिए कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी, सीबीआई, एनआई किस तरीके से काम कर रही है ये आपके और हमारे सामने है। लेकिन जब मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे और जब इन लोगों पर कार्रवाई होगी दोस्तों, तब वो वाला मोमेंट देखने लायक होगा, क्योंकि मैं आपको अभी बता देता हूं, तब इन लोगों को लोकतंत्र की याद आएगी, तब इन लोगों को दोस्तों कानून की याद आएगी। लेकिन अभी खुद सत्ता में है तो इनको ना ही महंगाई दिख रही है, ना ही बेरोजगारी दिख रही है, ना ही खत्म होता लोकतंत्र दिख रहा है, और ना ही चरमराई हुई कानून व्यवस्था दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी देश को बेचने का काम कर रही है, देश गिरवी रख दिया। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की हालात बद से बदतर कर रखे बीजेपी ने, यहाँ पर रोडों का पता नहीं लेकिन खड्डे दिखाई देते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरे देश को गिरवी रख देता है। रोडवेज बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, एलआईसी बिक गई, बैंकों के निजीकरण हो गए। समझ में ये नहीं आ रहा ये सरकार देश को विकास की गंगा में बहाने आई थी या विकास की गंगा में डुबाने आई थी। क्योंकि भैया जो आप कहते थे कि कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन दोस्तों अगर कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया होता तो नरेंद्र मोदी अपने आप को दोस्तों विश्व गुरु बताते हैं, वो विश्व गुरु देश को कैसे बेचता, वो विश्व गुरु धीरे धीरे कर देश की संस्थानों को कैसे गिरवी रखता। ये आज जो आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, ट्रेनें, ये सब कुछ किसने बनाया है? कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने ही इसकी नींव रखी थी इन सब चीजों की। आज आपने उन्हीं चीजों को बेच दिया। कांग्रेस ने एलआईसी चलाई थी गरीब जनता के लिए, लेकिन आपने उस एलआईसी का भी दुरुपयोग कर उसको भी जो है यहाँ पर निजीकरण कर दिया। समझ में ये नहीं आता है कि मोदी जी कहते थे कि हम देश को बना देंगे। मोदी जी देश बना तो नहीं लेकिन बिगड़ जरूर गया है, और ये आप भी जानते हो। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको दबाइए, ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। हम दोस्तों आपके लिए सिर्फ वही न्यूज़ लाते हैं, वही खबरें लाते हैं जो सच्ची हैं और जो सच आप तक हम पहुंचा सके। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बहुत ही जल्द हम आपके लिए एक और नया चैनल लेकर सामने आएंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक